क्लास 6 का आईएमओ का सैंपल पेपर आप ऑलरेडी मेरे चैनल पर पहले देख चुके हैं विद एक्सप्लेनेशन, और उस वीडियो को आप सबने बहुत ज्यादा प्यार दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप ही की डिमांड पर मैं लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर्स के इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड के क्वेश्चन पेपर्स के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पैटर्न के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर साल पूछे जाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं मैथ इज फन विद शालिनी। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मुझे लगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 5 इन 456.385 इज। अब इस नंबर में दो जगह 5 है, आप देख सकते हैं, एक तो यहां पर है और दूसरा 5 यहां पर है। तो हमको इन दोनों प्लेस, इनकी जो 5 की प्लेस वैल्यू है उनका हमको डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आगे वाले नंबर 456 आप देख रहे हो कि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में है ये, तो ये 1s है, ये 10s है और ये 100 है, राइट। तो 456 हम इसे पढ़ते हैं और डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं प्लेस वैल्यू होता है वो होता है 005, इस तरह से। ओके, 5 की जो प्लेस वैल्यू होगी 0.005। तो अब हम इसको कैसे माइनस करेंगे, देखो 456 को हम देखते हैं केवल। ठीक है, 456 में 5 की वैल्यू क्या, प्लेस वैल्यू क्या है 50, राइट। और 0.385 में 5 की वैल्यू कितनी है 0.005, राइट। 50 को हम लिख सकते हैं 000। अब हमको करना है इनको माइनस, तो माइनस करने पे क्या आएगा वो हमें यहां पर पता करना है। ठीक है, तो अब देखो यहां से 5 से 1 हम लेते हैं, बोरो करते हैं, तो ये हो जाएगा 10 - 5 इज 5, ये हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9, डेसिमल एज इट इज, ये हो जाएगा 9, और क्योंकि 5 ने एक 1 यहां पर बोरो दिया है तो ये हो जाएगा 4। सो 49.995 विच इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रोमन नंबर्स। ये रोमन नंबर्स आपको यहां पर लिखे हुए हैं, इनको आपको पहले तो नंबर्स में न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट करना है और उसके बाद आपको इसमें जो ऑपरेशंस लगे हुए हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन के वो आपको करना है। ठीक है, तो CXVI का क्या मतलब है, C का मतलब होता है 100, ठीक है, X का मतलब होता है 10 और VI का मतलब होता है 6। तो 100 + 10 + 6 इज 116। ठीक है, 10 11 12 13, सेकेंड डिजिट है 13, थर्ड डिजिट सिंपल है 6, फोर्थ डिजिट में देखो ये है 100 प्लस ये है 100, तो ये हो गया 200। L मीन्स 50, ठीक है, दिस इज 10। LX को आप 60 भी बोलते हैं या L50 + X 10 एंड दिस इज 5, इन सबको आपस में प्लस कर देंगे, सो दिस इज 265। X मीन्स 10 एंड दिस इज 6, सो 10 + 6 इज 16। ठीक है, तो ये देखो ये हो गया 116 + 13 + 6 + 265 एंड प्लस सॉरी दिस इज लास्ट वन इज -16। ओके, जब आप इनको सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल आंसर 384। सो 384 को अब हमको आंसर को भी रोमन नंबर्स में ही दिए हुए हैं, हमारे पास जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD वो रोमन नंबर्स में दिए हुए हैं, तो 384 को हमें रोमन नंबर्स में लिखना है। तो 300 को हम क्या लिख सकते हैं C। ओके, 100 + 100 + 100 300। 80 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि LX को हम लिखते हैं 60, ठीक है, तो LX 60 + 10 70 + 10 80, LXXX, और 4 को हम कैसे लिखते हैं IV। सो CCC LXXX IV, ये है हमारे पास ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द पोजिशन ऑफ अ डाइस आर शोन हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एट टॉप व्हेन 4 इज एट द बॉटम। ओके, यहां पर देखो आपको डाइस की दो पोजीशन दी हुई है, एक पोजीशन में 6 जो है वो इस तरफ है, ठीक है, राइट हैंड साइड में है, नेक्स्ट डाइस में 6 जो है वो फ्रंट में आ गया। ठीक, तो आपको इस चीज को यहां पर ध्यान रखना है क्योंकि इन दोनों डाइस में 6 को कॉमन रखा गया है यहां पर। ठीक है, अब हमको ये कॉमन क्यों रखा गया है, देखो जब 6 राइट हैंड साइड में था तब यहां पर ये जो इसका 6 का लेफ्ट था वो 1 था। ठीक है,
अब 6 यहां पर आ गया है फ्रंट में, तो 6 के लेफ्ट में यहां पर 1 होगा, ये 1 पीछे चला गया, ठीक है। तो 1 के अपोजिट में यहां पर 2 आ गया, तो 1 का अपोजिट तो 2 हो गया, ये हमको डाइस में पता चल गया, ठीक है। जब 6 यहां पर था तब इसके टॉप में 3 था, राइट। अब 6 यहां पर है तो इसके टॉप में 5 है, तो यानी कि 3 कहां चला गया, बॉटम में चला गया, तो 5 के अपोजिट में क्या हो गया, 3 हो गया। तो ऑब्वियसली जब 1 के अपोजिट में 2 है, 5 के अपोजिट में 3 है, तो 6 के बैक साइड में क्या होगा, 4, ठीक है। तो व्हेन 4 इज एट बॉटम, जब 4 आपका नीचे हो तो टॉप पर क्या होगा, टॉप पर हमारा होगा 6 के अपोजिट में होगा 4, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। The algebraic expression for the statement 1/5 of a number x is subtracted from the sum of b and thrice of c, ठीक है। तो यहां पर आपको ऑलरेडी एक नंबर दिया हुआ है कि सपोज करो कोई नंबर है x और उसका 1/3 यानी कि x अपॉन 3 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ, सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम यानी कि हमारा जो सम है वो हमको आगे लिखना है, ठीक है। कौन सा सम है हमारे पास, b, सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ b को एज इट इज रखना है, प्लस सम मतलब एडिशन, थ्राइस ऑफ c, थ्राइस यानी कि 3c, ट्वाइस यानी कि 2 का मल्टीप्लीकेशन, थ्राइस यानी कि 3 का मल्टीप्लीकेशन। तो इन दोनों के सम में से हमको माइनस करना है 1/5 ऑफ द x, ठीक है। यही बोला है ना, 1/5 ऑफ द नंबर x इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ b एंड थ्राइस ऑफ c। सो दिस एक्सप्रेशन इज इन option B. So option B is the correct answer. Fifth question is, how many degrees are there in 1/3 of 1/4 of 1 complete turn? So 1 complete turn, ठीक है। 1 complete turn का क्या मतलब होता है, पूरा एक टर्न लेना यानी कि 360 डिग्री, राइट। पूरा एक टर्न लेने को हम क्या बोलते हैं, 360 डिग्री। जब भी आप सपोज करो ये आप खड़े हुए हो, ठीक है, यहां पर आप खड़े हुए हो, तो अगर आप इस तरफ एक बार इस तरफ घूमते हो तो आप कितना घूमोगे, 90, ठीक है। फिर आप बैक साइड घूमते हो तो 90 + 90 180, यानी कि आप जस्ट अपोजिट हो जाती है आपकी डायरेक्शन। फिर आप इस तरफ एक बार घूमोगे तो ये 90, फिर आप वापस फ्रंट में आ जाओगे पूरा एक राउंड लगा के, तो इधर भी 90, ठीक है। एक डायरेक्शन इधर तक आए, फिर इधर तक, फिर इधर तक, फिर इधर तक, तो पूरा एक सर्कल बनने में 360, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो हमको क्या है, 1/4 ऑफ कंप्लीट टर्न, 1/4 ऑफ कंप्लीट टर्न यानी कि 1/4 ऑफ 360। सो 1/4 ऑफ 360 कितना होगा हमारे पास, 90, 4 9 36 एंड 0, सो 90 डिग्री, ठीक है। अब हमको क्या बोला है, 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ 1 कंप्लीट टर्न। सो 1/4 ऑफ 1 कंप्लीट टर्न का जो भी हमने आंसर निकाला है, अब इसका 1/3 हमको निकालना है। सो 1/3 ऑफ 90 डिग्री, सो 1/3 ऑफ 90 डिग्री को क्या हम कर सकते हैं, 1/3 इंटू 90, सो 3 3 9 एंड 0, सो आंसर क्या है हमारे पास, 30 डिग्री। 30 डिग्री इज इन ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Sixth question is, which of the following option will replace question mark in the given figure matrix? अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो इस मैट्रिक्स को, ठीक है। 3x3 का ये मैट्रिक्स बना हुआ है यहाँ पर, यानी कि टोटल हमारे पास 9 ब्लॉक्स हैं। तो फर्स्ट जो रो है उसमें देखो एक इस तरह से बना हुआ है फिगर जिसमें कोई भी शेडेड पार्ट नहीं है। सेकेंड फिगर में ट्राइंगल शेडेड है बट नीचे वाला जो पार्ट है वो अनशेडेड है, एंड थर्ड फिगर में नीचे वाला पार्ट शेडेड है एंड ऊपर ट्राइंगल अनशेडेड है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या हुआ है, सेकंड पार्ट में जो नीचे रेक्टेंगल पार्ट था वो सबसे पहले आ गया है, देन आपका बिना शेडेड वाला पार्ट और देन ट्राइंगल शेडेड वाला पार्ट, और थर्ड वाले में क्या है, सबसे पहले आ गया है ट्राइंगल, देन रेक्टेंगल शेडेड, और अब लास्ट क्या आएगा। आप तीनों में देखोगे तो तीनों फिगर्स एक एक बार आ रहे हैं, ठीक है। हर रो में एक एक बार तीनों फिगर्स आ रहे हैं। एक पैटर्न बन रहा है कि ब्लैंक है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, फिर रेक्टेंगल है, ब्लैंक है, ट्राइंगल है। तो अब ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है और फिर ब्लैंक होगा,
क्योंकि अगर आप किसी भी इन दोनों में से किसी एक को रखते हो तो वो वैल्यू रिपीट हो जाएगी। इस रो में अगर आप ट्राइंगल को शेडेड रखते हो या रेक्टेंगल को शेडेड रखते हो क्वेश्चन मार्क की जगह पर, तो ये जो थर्ड रो है इसमें 2 बार वो रिपीट हो जाएंगे, जबकि किसी भी रो में रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो हमको रिपीट नहीं करना है, हमको क्या करना है, ब्लैंक वाला हम लेंगे। सो ब्लैंक वाला किसमें है, ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। The breadth of a rectangle is W centimeter and the length is 5 times as long as its breadth। ठीक है, यहां पर आपको दिया हुआ है कि जो विड्थ है उसकी वो है W सेंटीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक, आपको इसकी लेंथ जो है वो विड्थ के 5 टाइम्स है। अगर विड्थ W है तो लेंथ कितनी होगी, 5 इंटू W, क्योंकि 5 टाइम्स दी हुई है। ठीक है, तो L कितना है, 5W सेंटीमीटर। फाइंड व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। राइट, फॉर्मूले आपको सब याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को इजीली और जल्दी सॉल्व कर पाओगे। सो 2 इंटू एल का 5W प्लस W, 5W प्लस W इज 6W। सो 2 इंटू 6W, 2 इंटू 6 इज 12, सो 12W। और यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर है, एरिया नहीं है। सो 12W सेंटीमीटर इज ऑप्शन बी। एथ क्वेश्चन इज टू बैलेंस द स्केल राइट द मिसिंग फ्रैक्शन। अब आपको पता है कि जब भी आप कहीं शॉप पर कुछ भी शॉपिंग करने जाते हो तो आपको पता है बैलेंस का क्या मतलब होता है, कि जितना वेट इस तरफ है उतना ही वेट इस तरफ होगा। राइट, यानी कि आप कह सकते हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड का वेट है वो इक्वल होता है राइट हैंड साइड के वेट के। राइट, सिमिलरली यहां पर जो ये तो दोनों वैल्यू हैं, इन दोनों वैल्यू का एडिशन इसके बराबर होगा। राइट, इस वाले नंबर के बराबर होगा, तभी तो ये बैलेंस होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क प्लस 1:1/8 प्लस 1:7/12, सॉरी इक्वल्स टू 1:7/12। ठीक है, ऐसे हम लिख लेंगे। तो इस तरह से क्या हो गया, ये एक इक्वेशन टाइप बन गई। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क को इसी तरफ रहने देंगे और ये वाली वैल्यू को हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 1 12 प्लस 7 19, 19/12। ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। 8 इंटू 1 8 प्लस 1 9, सो ये हो जाएगा 9/8। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। 12 और 8 का एलसीएम लेंगे। 12 और 8 का एलसीएम आएगा हमारे पास 24। 12 2 जा 24 एंड 19 2 जा 38 माइनस 8 3 जा 24 एंड 9 3 जा 27। सो 38 माइनस 27 इज 11। सो 11/24। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 11/24, विच इज इन ऑप्शन ए। So ninth question is, the star is formed from 12 identical equilateral triangles. The perimeter of star is 72 centimeter. What is the perimeter of shaded hexagon? अब देखने में आपको क्वेश्चन ये डिफिकल्ट लग सकता है, क्योंकि आप सोचोगे कि अरे पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन तो हमको आता ही नहीं है। लेकिन हमको यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हम बिना फॉर्मूले के इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है सबसे बड़ी बात, तो इस स्टार के अंदर बाहर जितनी भी साइड्स बनी हुई हैं सबकी मेजरमेंट सेम होगी। ठीक, अब पेरीमीटर क्या होता है, जो भी आउटर एरिया का लेंथ होता है टोटल, वो पेरीमीटर होता है। ठीक, तो अब इसमें 12 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स से मिलकर ये बना हुआ है, तो यहाँ पे जो बाहर की जो साइड्स हैं वो कितनी है, 12 साइड्स हैं। तो 12 साइड्स की जो मेजरमेंट है वो है 72 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 साइड्स की जो मेजरमेंट है टोटल पेरीमीटर जो है वो है 72 सेंटीमीटर। तो वन साइड की कितनी होगी, 72 डिवाइडेड बाय 12, 12 6 72, सो 6 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एक साइड, चाहे कोई भी साइड आप ले लो, हर एक साइड इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको निकालना है हेक्सागोन। हेक्सागोन कैसा है, ऐसा बना हुआ है। ठीक है, अब देखो आप इसमें ये साइड 6 है, ये साइड 6 है, ये साइड 6 है, 6 6 और 6, तो हम 6 टाइम इसको प्लस कर सकते हैं। ऐसे ही पेरीमीटर निकालते हैं ना, टोटल जितनी भी बाउंड्री है उसको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, 6 टाइम इसको प्लस कर लेते हैं हम। 6 + 6 12, 12 + 6 18 एंड these 3 18, 18 + 18 is 36।
या फिर आप 6 इंटू 6 भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको ऑलरेडी हर साइड 6 सेंटीमीटर है तो हम 6 इंटू 6 भी कर सकते थे, बट दिस इज द बेटर वे, क्योंकि आपको पेरीमीटर का कंसेप्ट क्लियर होता है कि हमको जितनी भी बाउंड्री है हमको सबका मेजरमेंट कर लेके बस उनको ऐड कर देना है। तो हमने इसको 6 टाइम्स ऐड कर दिया 6 को, तो दिस इज 36 सेंटीमीटर इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखा आपने, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी हमने, बस हमको क्या है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या है और इक्विलैटरल ट्रायंगल्स क्या है। अगर आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप इजीली हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो 10th क्वेश्चन जो है वो है हमारा वेन डायग्राम से रिलेटेड। ठीक है, आपको देखकर लगेगा कि इसमें कुछ कैलकुलेशन पार्ट है, लेकिन आप देखो इसमें जरा भी कैलकुलेशन पार्ट नहीं है और हम 2 मिनट में इसे सॉल्व कर लेंगे। इन द गिवन वेन डायग्राम ट्राइंगल रिप्रेजेंट पीपल हु लाइक प्लेइंग इंडोर गेम्स। जो ये ट्राइंगल बना हुआ है इसमें जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं ट्राइंगल के अंदर, ये सारे लोग हैं, ये नंबर ऑफ पीपल्स हैं जो इंडोर गेम खेलना पसंद करते हैं। सर्कल के अंदर जितने भी लोग हैं वो आउटडोर गेम खेलना पसंद करते हैं। ये जो सर्कल आप देख रहे हो इसके अंदर ये 2 है, 5 है और यहाँ पर 1 है, यानी कि 8 पीपल जो है वो आउटडोर गेम खेलना पसंद करते हैं। जो ये स्क्वायर आप देख रहे हो, स्क्वायर के अंदर जो नंबर्स हैं, इतने लोग टीवी देखना पसंद करते हैं। उनको इंडोर आउटडोर गेम खेलना नहीं पसंद, वो टीवी देखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, फॉलोइंग यानी कि इनमें से, ऑप्शंस में से विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिप्रेजेंट पीपल who like to play indoor as well as outdoor games but do not like to watch TV। अगर हमको ऐसे लोगों के नंबर्स निकालना है जो इंडोर पसंद करते हो प्लस आउटडोर पसंद करते हो बट टीवी देखना ना पसंद करते हो। ठीक है, तो ऐसे तो भाई बहुत कम है आजकल, टीवी देखना तो सबको ही पसंद होता है, बट ठीक है क्वेश्चन में है तो हम सॉल्व करते हैं। अब हमको कौन से नंबर चाहिए जो ट्राइंगल के अंदर हो, क्योंकि ट्राइंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडोर को। ठीक है, और साथ में सर्कल के अंदर हो, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है आउटडोर को, लेकिन स्क्वायर के अंदर ना हो। ठीक है, तो ऐसे कौन से नंबर है, देखो 7 हम ले नहीं सकते क्योंकि 7 स्क्वायर के अंदर है, 4 भी नहीं ले सकते क्योंकि ये भी स्क्वायर का पार्ट है, 5 भी नहीं ले सकते, तो ये 3 नंबर तो हमारे वैसे ही कट हो गए। अब बचा 3 जो है वो केवल ट्राइंगल के अंदर है, सर्कल के अंदर नहीं है, लेकिन हमें चाहिए जो इंडोर भी खेले आउटडोर भी खेले। ठीक है, तो 3 भी नहीं ले सकते। 1 केवल सर्कल के अंदर है, ट्राइंगल के अंदर नहीं है, तो 1 को भी नहीं ले सकते। सो 2 जो है वो सर्कल के अंदर भी है यानी आउटडोर भी खेलता है, प्लस ट्राइंगल के अंदर भी है यानी कि इंडोर भी खेलता है। सो 2 इज द करेक्ट आंसर, सो विच इज इन ऑप्शन सी। सो बहुत ही सिंपल होता है वेन डायग्राम, बस आपको क्या है सिंपली उसको समझना है कि हम उसको पढ़ते कैसे, आपको रीड करना आना चाहिए। ठीक है, तो वेन डायग्राम का भी कंसेप्ट है, आप मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हो, तो बहुत ही सिंपल है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। 11th question is, your mother say to calculate your pocket money, multiply your age by itself and then double it. If your age is X years, write an algebraic expression representing your pocket money. How much do you get as a pocket money if your age is 11 years? अब इसमें 2 क्वेश्चंस हैं और हमको उसके 2 आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमको बोला है कि अगर आपकी एज X है, इफ योर एज इज X years, ठीक है, तो अब पॉकेट मनी देने के लिए मम्मा ने क्या कंडीशन रखी है कि सबसे पहले तो अपनी एज को एज से ही मल्टीप्लाई करो, यानी कि X को X से ही मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो गया X स्क्वायर, X इंटू X इज X स्क्वायर, और अब इसको डबल कर दो। डबल करने का क्या मतलब है, X स्क्वायर प्लस X स्क्वायर इक्वल्स टू 2X स्क्वायर। ठीक है, पहले तो जो एज है आपकी उसको अपनी ही एज के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर जो भी आंसर आए उसको डबल कर दो, है ना, यानी 2 टाइम्स कर दो, तो ये हो गया 2X स्क्वायर। ठीक, तो फर्स्ट आंसर हमारे पास आ गया है 2X स्क्वायर। अब देखो 2X स्क्वायर है ऑप्शन सी में, तो अब अगर हम देखें तो 2X स्क्वायर और कहीं भी नहीं है, A, B और D कहीं नहीं है, तो हम चाहें तो ऑप्शन सी को डायरेक्ट ही आंसर मान सकते हैं। सेकंड पार्ट हमको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, हमको 242 को कैलकुलेट लाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज 2X स्क्वायर हमारा फर्स्ट आंसर आ गया है। अगर 2X स्क्वायर किसी और ऑप्शन में भी रिपीट होता तो हम सेकंड पार्ट देखते, लेकिन आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर सेकंड पार्ट कर लेते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है। तो इसका सेकंड पार्ट क्या है कि अगर आपकी एज जो है 11 ईयर्स है, ठीक है, तो अब हमें एज पर कंडीशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो जितनी एज है उसका खुद में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 121। ठीक है, अब उसको 2 टाइम्स कर देंगे यानी डबल, तो 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 1 2, सो 242 रुपीज
आपको पॉकेट मनी मिलेगी, विच इज इन ऑप्शन सी। ठीक है, तो सेकंड पार्ट करने की जरूरत नहीं थी, दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि 2x स्क्वायर तो ऑप्शन में दूसरे कहीं है ही नहीं, तो हमको ऑप्शन सी ही सिलेक्ट करना है, विच इज द करेक्ट आंसर। 12th question is A and B take time in the ratio of 2:3 to complete a work. If they do the work together, they finish it in 10 days. What part of work done by A? देखो अब यहां पर है ना रेशियो में दिया हुआ है, तो जब भी कोई चीज रेशियो में दी होती है तो हम कोई रियल नंबर मानते हैं जिससे हम उस रेशियो को आइडेंटिफाई कर सकें, जिससे हम ये पता कर सकें कि उस रेशियो की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो सपोज करो let a real number x such that a is to b equals to 2x is to 3x, right? यानी कि a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है 3x। ठीक है, अब हमको ये मिल गए हैं। अब हमको क्या बोला है कि इफ दे डू द वर्क टुगेदर, अगर वो दोनों साथ में करते हैं, यानी a प्लस बी मिलकर साथ में करते हैं, तो वो 10 डेज में काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है, लेकिन a को हमने क्या निकाला है अभी 2x, तो यहाँ पे रख देंगे। b को क्या निकाला है 3x, यहाँ पे रख देंगे, इक्वल्स टू 10, तो ये हो गया 5x इक्वल्स टू 10, सो x इक्वल्स टू 2। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, तो अगर यहां पर आप रखोगे x की वैल्यू 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इज 4 और 3 इंटू 2 इज 6। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 और b की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। लेकिन हमको क्या करना है, व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क वाज डन बाय a ने कितना काम किया हमको वो निकालना है। ठीक है, जब भी ऐसे पार्ट की बात आती है इसका मतलब है वहां पर हमको फ्रैक्शन पूछा जा रहा है कि a का कितना फ्रैक्शन है, कितना पार्ट ऑफ फ्रैक्शन है कि टोटल वर्क में। तो टोटल वर्क कितना था 10 डेज, टोटल वर्क था 10 डेज। 10 डेज में से ए ने कितना किया 4 डेज में अपना काम खत्म किया। ठीक है, 4 डेज में, तो 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, सो 2/5 पार्ट टोटल वर्क का 2/5 पार्ट ए ने किया, क्योंकि जो टोटल पार्ट होता है उसे हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है, और जो हमको फ्रैक्शन निकालना होता है वो हम ऊपर न्यूमरेटर में लिखते हैं। ये तो आपको पता है, फ्रैक्शन का वीडियोस मेरे चैनल पर हैं हर क्लास के, आप जाकर वहां पर चेक कर सकते हो, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो 2/5 इज इन ऑप्शन सी, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 13th question is, if the product of two number is 1728 and their HCF is 12, then their LCM is। अगर आपने अच्छे से HCF और LCM का चैप्टर पढ़ा हुआ है और मेरे वीडियोस को आप रेगुलर वॉच करते हो, तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन जो है वो सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है, क्योंकि हमको HCF और LCM के बीच में रिलेशन पता है। HCF और LCM होता है दो नंबर्स का उन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर। सपोज करो A और B कोई दो नंबर्स हैं, तो जो उनका HCF होगा A और B का और जो उनका LCM होगा A और B का, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो या आपस में नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, दोनों बराबर होते हैं। दिस इज द रिलेशन। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने HCF वाले वीडियो में इस रिलेशन को, तो बस हमको इसमें वैल्यूज रखनी है। ठीक है, HCF हमारे पास है 12, LCM हमको पता करना है और जो दो नंबर्स का प्रोडक्ट है वो है हमारे पास 1728। सो LCM इक्वल्स टू 1728 डिवाइडेड बाय 12। ओके, तो अब इसको हम 12 से डिवाइड कर लेंगे, सो वी विल गेट द आंसर 144। सो LCM इज 144 विच इज इन ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 14th question is, choose the pair of supplementary angles from the options given below। supplementary angles क्या होते हैं, दो एंगल्स, सपोज करो दो एंगल्स हैं A और B, वो सप्लीमेंट्री कब होंगे, जब उनका जो एडिशन है वो 180 डिग्री के बराबर हो, तभी A और B सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। ठीक है, इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होगा, तभी वो एंगल सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। तो इन ऑप्शंस में हम ऐड करके देखें कि किसका 180 आता है। देखो इसका आता है 120, तो ये तो नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन का आता है 180 डिग्री, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी भी आप चेक कर सकते हो, देखो 180 यहाँ पर ऑलरेडी एक एंगल दिया हुआ है, इसमें 30 ऐड करेंगे तो ये
और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, 210 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। 60 + 90 इज 150, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों एंगल की जो एडिशन है, जो सम है, वो 180 डिग्री के बराबर आ रहा है और उसी को हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। 15th question is, there is a number consisting of 2 digits. The digit in the unit place is twice that than in the tens place, and if 2 be subtracted from the sum of the digits, the result equal to 1/6 of the number. The number is. इस तरह के क्वेश्चंस जरूर आते हैं इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में। आपको इन क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, बहुत इजी होते हैं, एक बार आप समझ लोगे तो काफी इजी होता है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, हमको एक नंबर मानना पड़ेगा, एक वेरिएबल मानना पड़ेगा x, ठीक है। तो लेट द नंबर एट टेंस प्लेस इज x। हमने टेंस प्लेस को x क्यों माना है? क्योंकि जो यूनिट प्लेस का नंबर है वो टेंस प्लेस के नंबर से ट्वाइस दे रखा है। तो जो हमको नहीं दे रखा है पहले हम उसको मानते हैं। तो टेंस प्लेस का हमको कुछ भी नहीं बोला है तो हम उसको x मान लेते हैं, ठीक है। अब यूनिट प्लेस का नंबर क्या होगा? यूनिट प्लेस का नंबर क्या होगा? 2x, क्योंकि वो ट्वाइस है, टेंस प्लेस के नंबर से ट्वाइस है। तो अब हमको यूनिट प्लेस का नंबर पता है 2x और टेन प्लेस का नंबर पता है x। तो नंबर हम क्या लिख सकते हैं? नंबर को देखो, टेंस प्लेस के नंबर को हम कैसे लिखेंगे? 10x। टेन प्लेस के नंबर को 10 × x ही लिखेंगे ना, 10 प्लेस पे है क्योंकि उसमें 10 का मल्टीप्लाई होता है। यूनिट प्लेस में 1 × 2x, ठीक है। तो 10 × x इज 10x प्लस 1 × 2x इज 2x। तो 10x प्लस 2x इज 12x। तो अब हमारे पास नंबर क्या हो गया है? 12x। हमको निकालनी है x की वैल्यू, तो हमको नंबर पता चल जाएगा। x की वैल्यू कैसे निकलेगी? हमारी सेकंड कंडीशन से, इफ 2 बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ द डिजिट्स। दोनों डिजिट्स का सम, यानी कि एक डिजिट तो है x और दूसरी डिजिट है 2x, ठीक है। टेंस प्लेस के डिजिट, वन प्लेस के डिजिट, इनके सम में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास? वो इक्वल होगा 1/6 ऑफ द नंबर के। 1/6 ऑफ द नंबर क्या निकाला है हमने? 12x। 1/6 ऑफ 12x, ठीक है। 2x प्लस x इज 3x माइनस 2 इक्वल्स टू, ये देखो 6 से 12 कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 2x। 2x इस तरफ आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो 3x माइनस 2x, क्योंकि इधर जब भी इक्वल्स टू के इधर उधर हम नंबर्स को करते हैं या कॉन्स्टेंट्स को करते हैं तो जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू आ गई है 2, ठीक है। अब 2 को हम यहाँ नंबर में रख देंगे, देखो 12 × 2 इक्वल्स टू 24। So number is 24, which is in option A. So option A is the correct answer. 16th question is, which of the following statement is incorrect? अब हमको यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और ये स्टेटमेंट्स हैं हमारी नंबर लाइन के बारे में, ठीक है। तो इन स्टेटमेंट्स को समझने के लिए एक नंबर लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पूरी नेगेटिव साइड पे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं ये सारे नेगेटिव नंबर्स के लिए हैं। तो पॉजिटिव साइड अभी हम नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ पर नेगेटिव साइड के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक। तो चलो फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं कि वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट। -2 इज लेस देन -1। यस, -2 इज लेस देन -1, क्योंकि आपको पता है नंबर लाइन में 0 के इस तरफ, यानी कि ये होता है राइट हैंड साइड और ये वाला होता है लेफ्ट साइड। जो हमारा लेफ्ट राइट होता है वही नंबर्स का भी लेफ्ट राइट होता है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड की तरफ जैसे जैसे हम जाते हैं, इधर से जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं, वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाती है। तो -2 पहले आता है, -1 बाद में आता है, तो -1 बड़ा होगा डेफिनेटली, सिंस -2 लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ -1। यस, -2 -1 के लेफ्ट में है, करेक्ट है ये स्टेटमेंट, ठीक है। सेकेंड, -1 इज ग्रेटर देन -4, ये भी सही है। -1 पहले आता है, -4 लेफ्ट हैंड साइड पे आता है, तो इस तरफ तो वैल्यूज डिक्रीज होती हैं, ठीक। तो -4 से बड़ा है -1, सिंस -1 लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ -4, -4 के राइट में है। यस, दिस इज द राइट साइड, तो -4 के राइट में, ये स्टेटमेंट भी सही है। -4 इज ग्रेटर देन -5, सिंस -5 लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ -4, ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि -4 -5 से बड़ा होता है और -5 जो है वो -4 के लेफ्ट में है। लास्ट पढ़ते हैं, -3 इज ग्रेटर देन -5। यस, ट्रू,
since -5 lies on the right side of -3, no, because -5 जो है वो लेफ्ट साइड में है ऑफ -3, राइट हैंड साइड मतलब इस तरफ, ठीक है, तो इस तरफ तो नहीं है, वो है लेफ्ट हैंड साइड में, सो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट और वही हमको सिलेक्ट करना था, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, जो कि गलत स्टेटमेंट है। A retailer bought 12,000 strawberries. He threw 144 strawberries that were rotten. He packed the remaining strawberries equally in 76 boxes. How many strawberries were there in each boxes? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बच्चों वाला, 6th स्टैंडर्ड का तो ये नहीं लग रहा। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरीज कितनी है, देखो टोटल स्ट्रॉबेरीज कितनी है 12,000, ठीक है, उसमें से जो खराब हो गई हैं रॉटन स्ट्रॉबेरीज हैं वो है 144। अगर 12,000 में से जो खराब हो गई है उन्हें हटा देंगे तो हमारे पास जो फ्रेश है, जो अच्छा है, जो रिमेनिंग है वो मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, 10 - 4 is 6, 9 - 4 is 5, 9 - 1 is 8 and this is 1, this is 1, 11,856, ठीक है, ये हमारे पास है रिमेनिंग। अब ये जो रिमेनिंग है इनको उसने पैक किया है 76 बॉक्सेस में और आपको बताना है हर बॉक्स में कितनी स्ट्रॉबेरीज हैं, ठीक। तो 76 बॉक्सेस के अंदर स्ट्रॉबेरीज हैं टोटल 11,856, तो वन बॉक्स में कितनी होगी 11,856 डिवाइडेड बाय 76। जब आप इसको डिवाइड करोगे सो यू विल गेट द आंसर 156 स्ट्रॉबेरीज, ठीक है। ईच बॉक्स में 156 स्ट्रॉबेरीज होंगी विच इज इन ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ m if 2, m and 8 are in continued proportion। continued proportion का क्या मतलब होता है, आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा हुआ है तो उसमें प्रोपोर्शन आपको पता है कि क्या होता है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि अगर 3 नंबर आपको दिए हुए हैं, जैसे यहां पर दिया हुआ है 2, m and 8, तो इनको आप कैसे लिख सकते हो 2 रेशियो m प्रोपोर्शन टू m रेशियो 8, ठीक है, इसको आप बोलते हो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, राइट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/m इक्वल्स टू m/8, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, m इंटू m इज m स्क्वायर, 8 इंटू 2 इज 16, ठीक। सो m स्क्वायर इक्वल्स टू 16, तो m इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16, अंडर रूट ऑफ 16 क्या होता है 4, सो 4 इज इन ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 19th question is, if 7/9 of a number is 63, then 1/3 of a number is, ठीक है, कोई नंबर है जिसका 7/9 पार्ट है जो वो 63 के बराबर है, तो हमको उसका 1/3 पार्ट निकालना है। तो उसके लिए पहले तो हमें नंबर निकालना पड़ेगा, जो वैल्यू हमें नहीं पता उसको हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर इज x, ठीक है। जो भी अननोन चीज है अगर आप उसको x या कोई वेरिएबल मान लोगे तो उससे आपको इजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक। तो 7/9 ऑफ x जो है वो इक्वल है 63 के, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7/9 इंटू x इक्वल्स टू 63, सो x इक्वल्स टू 63 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, 9 इधर चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में और 7 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, सो 7 9s are 63, 9 इंटू 9 इज 81, x की वैल्यू हमको क्या मिल गई है 81, यानी कि जो नंबर है वो हमारा है 81। अब हमको उसका 1/3 निकालना है, ठीक है, सो 1/3 ऑफ 81, 1/3 ऑफ 81 को हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू 81, सो इसको हम कट करेंगे 3 2s are 6, 3 7s are 21, सो 27 इज द आंसर विच इज इन ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिहिका मेक्स 8 गिफ्ट पैक्स कंटेनिंग चॉकलेट्स फॉर दिवाली। शी पुट्स 12 vanilla chocolates, 14 milk chocolates and 8 nut chocolates in each pack. With the help of which property can you calculate the total number of chocolates in 8 packs? ठीक है, आपको 1 पैक में अगर बोला जाए कि कितनी चॉकलेट्स हैं टोटल, तो आप कैसे निकालोगे। 1 पैक में अगर आपको बोला जाए तो आप ऐसे निकालोगे ना, 12 + 14 + 8, ठीक है, वनीला चॉकलेट प्लस मिल्क चॉकलेट प्लस नट चॉकलेट, सारी जो एक पैक में रखी हुई है उनको ऐड करोगे तभी 1 पैक की वैल्यू आएगी, ठीक है। 1 पैक में कितनी चॉकलेट है, और अगर आपसे बोला जाए कि इस तरह के 8 पैक्स हैं, अगर 1 पैक की वैल्यू ये है तो 8 पैक्स की कितनी होगी, तो आप ऐसे ही लिखोगे ना 8 इंटू
12 प्लस 14 प्लस 8, राइट? यानी कि जितने भी एक पैक में है उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 8 पैक्स में जितनी चॉकलेट्स हैं टोटल मिल जाएंगी, राइट? यही तरीका है। तो इस तरह की कौन सी प्रॉपर्टी होती है? देखो, एक्स ए प्लस बी इक्वल्स टू एक्स ए प्लस एक्स बी, क्योंकि जब आप ब्रैकेट को खोलोगे तो आप 8 का मल्टीप्लाई इसमें भी करोगे, इसमें भी करोगे और इसमें भी करोगे, राइट? तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सो विच इज इन ऑप्शन सी। हमको इसका आंसर नहीं सॉल्व करना है, हमको इसका आंसर नहीं निकालना है, हमको सिर्फ बताना है कि अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी का हम यूज कर सकते हैं। तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, दिस वाज माय वीडियो फॉर द क्लास 6 इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड। मैंने लास्ट 5 इयर्स के सारे क्वेश्चंस पेपर्स को देखा है, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको सिलेक्ट करके ये वीडियो आपके लिए बनाया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन इफ यू आर गोइंग टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि अगर आप बेल आइकॉन प्रेस नहीं करते हो तो आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट नहीं मिल पाती है। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।